वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब तक हम बात कर रहे थे कि परागनलिका जो होती है उसका विकास कैसे होता है, या हम ये कह सकते हैं कि परागकण जो होते हैं वो अंकुरित किस प्रकार होते हैं वर्ती कागज पर, उसके बारे में बात कर रहे थे। परागकणों का अंकुरण हमने देख लिया था कि परागकण जो अंकुरित होते हैं वो किसके कारण होते हैं कि जैसे ही परागण क्रिया द्वारा जो परागकण होते हैं पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो पुष्प की वर्तिकाग्र पर कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं जो कि लिपिड हो सकते हैं, शर्करा हो सकती है, रेजिन हो सकते हैं, एक बोरोन तत्व होता है। इनके प्रभाव में क्या होता है, परागकण जो होते हैं परागकणों के जनन क्षेत्रों से एक या एक से अधिक नलिका विकसित होती है, नलिका निकलती है जिसे पराग नलिका कहते हैं या पॉलन ट्यूब कहते हैं। जब परागकणों से इस प्रकार की नलिका निकलती है तो इस प्रकार की जो परागकण की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं अंकुरित परागकण। तो हमने अभी तक पढ़ा था कि अंकुरित परागकण किस प्रकार डेवलप होते हैं, अंकुरित परागकणों का अंकुरण किस प्रकार होता है। आगे हम बात करेंगे ये जो परागनलिका है, अंकुरण के फलस्वरूप जो परागनलिका विकसित हुई है, इस परागनलिका की वृद्धि किस प्रकार होगी और उसका मारक क्या होगा। तो हमें अब पता है आपको कि ये जो परागकण जो होते हैं ये नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं और ये अंडाशय और बीजांड के पास इनका पहुंचना एक भविष्य होता है इनका। लेकिन ये कैसे पहुंचते हैं, इसके लिए क्या होता है, ये अंकुरित होते हैं। अंकुरण के दौरान क्या होता है, जो परागनलिका बनती है उस परागनलिका के माध्यम से परागकण के जो नर युग्मक केंद्र होते हैं वो नर युग्मक केंद्र के बीजांड में प्रवेश करके भ्रूणकोश के जो केंद्रक होते हैं, अंड कोशिका होती है उससे संयोग करते हैं, द्वितीयक केंद्र कोशिका होती है उससे संयोग करते हैं और वहां जाकर निषेचन क्रिया को संपन्न करते हैं। लेकिन उससे पहले कई बैरियर आते हैं कि ये वृद्धि कैसे करेगी और इसका मारक क्या होगा। तो यहाँ एक डायग्राम के थ्रू हम बता रहे हैं कि ये माना हमारे पास क्या है, एक स्त्री केसर है, अंडक है। यहां पर हम बात करें तो ये हमारे पास बीजांड है, क्या है ये, बीजांड है, ये बीजांड। ये बीजांड है। इस बीजांड के अंदर एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कह रहे थे। इस भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, 3 कोशिकाओं का समूह, एक कोशिका का समूह। इस बीजांड के निभाग की ओर जो क्षेत्र होता है ये निभागीय क्षेत्र है और ये हमारे पास क्या है, बीजांडद्वारी क्षेत्र है, बीजांडद्वारी क्षेत्र। ये अंडाशय है, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, वर्तिका यहां। और ये जो संरचना दिखाई दे रही है कहलाती है भ्रूणकोश। क्या कहला रही है, भ्रूणकोश। तो परागण क्रिया द्वारा कौन सी क्रिया द्वारा, परागण क्रिया द्वारा परागकण जो होते हैं वे स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, स्त्री केसर की वर्तिकाग्र पर। एक परागकण, दो परागकण, 3 परागकण, इस प्रकार बहुत सारे परागकण इस पर दिख जाते हैं। अब इन परागकणों से क्या होता है, एक नलिका विकसित होती है जिसे कहते हैं परागनलिका, परागनलिका। ये अंकुरित परागकण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये अंकुरित परागकण, अंकुरित परागकण कहलाता है ये परागकण। ठीक, अब ये अंकुरित परागकण है। इस अंकुरित परागकण में जो ये परागनलिका है, ये परागनलिका वर्तिका से गुजरती हुई, किससे गुजरती हुई, वर्तिका से गुजरती हुई कहां पहुंचती है, बीजांड पर पहुंचती है और बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश होता है वहां पर प्रवेश करके निषेचन क्रिया को संपन्न करती है। लेकिन कैसे करती है, उससे पहले हम यह बात करते हैं कि ये जो परागनलिका जो है वर्तिका से प्रवेश करेगी तो इस वर्तिका की संरचना पर निर्भर करेगा इसका मार्ग।
वर्तिका की किसके निर्भर करेगा? वर्तिका की संरचना पर निर्भर करेगा। तो लीलियम जो पादप है, कौन सा पादप है? लीलियम पादप है हमारे पास। इसके अलावा राइबीज है, लीलियम, राइबीज, लीलियम और राइबीज, इनके अंदर जो वर्तिका होती है, वर्तिका कैसी होती है? खोखली होती है। वर्तिका कैसी होती है? खोखली होती है, खोखली। वर्तिका कैसी होती है? खोखली होती है। इसलिए आसानी से क्या है, इनमें वर्तिका प्रवेश कर जाती है। वर्तिका खोखली होती है, इसमें श्लेष्मीय पदार्थ भरा होता है। कौन सा पदार्थ होता है? श्लेष्मीय पदार्थ भरा होता है। ये जो श्लेष्मीय पदार्थ जो होता है, ये पराग नलिका की गति, पराग नलिका जो होती है उसकी दिशा को निर्धारित करती है। पराग नली की दिशा का निर्धारण करती है। पराग नली की जो दिशा है, डायरेक्शन है, गति है, उसको निर्धारित करती है। कौन? ये जो पदार्थ होता है श्लेष्मीय पदार्थ का, खोखली होती है, आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। देखो इसके प्रकार ये ऐसे प्रवेश कर जाती है, ऐसे वृद्धि करती है, ऐसे वृद्धि करती है, इस प्रकार ये। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इस प्रकार की कंडीशन पाया जाए। हमने अभी आपको बताया कि लीलियम जो है और राइबीज जो प्लांट्स है, इनके अंदर ही ये अवस्था पाई जाती है कि वर्तिका जो कैसी होती है? खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। अधिकांश पादपों में वर्तिका जो होती है ठोस होती है। कैसी होती है? ठोस, सॉलिड। अधिकांश पादपों के अंदर क्या होती है? अधिकांश पादपों में वर्तिका कैसी होती है? ठोस, सॉलिड होती है, अंदर से भरी हुई होती है। भरी हुई, अंदर से क्या होती है? भरी हुई। अब ये भरी हुई किससे होती है? ये पादपों के अंदर कुछ उत्तक पाए जाते हैं, जैसे कि सेलुलोज उत्तक है, पेक्टिन उत्तक है, इस प्रकार के है। तो पादपों की जो वर्तिका होती है वो किससे बनी होती है? पेक्टिन से। मोस्टली किससे बनी होती है? पेक्टिन से। पेक्टिन से नहीं, पेक्टिन से नहीं, क्या? वर्तिका किससे निर्मित होती है? पेक्टिन से निर्मित होती है। तो वर्तिका की जो कोशिका होती है, वर्तिका की जो कोशिका होती है, क्या होती है? कोशिकाएं। इनसे एक एंजाइम स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट बात है, वर्तिका की जो कोशिका होती है उनसे एक एंजाइम स्रावित होता है जिसे कहते हैं पेक्टिनेज एंजाइम। पेक्टिनेज एंजाइम। ये जो पेक्टिनेज एंजाइम है, ये पेक्टिन पर क्रिया करके पेक्टिन को क्या कर देता है? विघटित कर देता है। तो जो ठोस जो पदार्थ, जो ठोस होती है, ठोस वर्तिका जो कैसी होती है? ठोस होती है। उस वर्तिका को, ठोस को क्या कर देता है? ये पेक्टिन जो होता है खोखला कर देता है। क्या कर देता है? खोखला कर देता है। क्या कर देता है? खोखला कर देता है। अब जब खोखला कर देता है तो आसानी से इसमें से क्या है? पराग नलिका वृद्धि करती है। तो ये जनरली प्लांट्स के अंदर पाई जाती है कंडीशन। लेकिन कुछ पादप जो हमारे पास यहाँ पर पिटूनिया है, ओइनोथेरा है, पिटूनिया, ओइनोथेरा, लेमारिया का बोलते हैं इसको। पिटूनिया, ओइनोथेरा जो है, ये जो पादप होते हैं, इनकी जो वर्तिका होती है, क्या होती है? इनकी जो वर्तिका होती है वो भी कैसी होती है? ठोस होती है। लेकिन वर्तिका की कोशिकाओं से के बीच में, वर्तिका की कोशिकाओं के बीच में, वर्तिका की कोशिकाओं के बीच में क्या पाया जाता है? अंतरकोशिकीय अवकाश। अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अंतरकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। तो उस अंतरकोशिकीय अवकाश से ये पराग नलिका जो है, पराग नली, ये निकल कर कहां पहुंचती है? बीजांड पर। अगेन रिपीट कर रहा हूं, 3 प्रकार की कंडीशन है वर्तिका की। पराग नलिका का जो भविष्य होता है वो वर्तिका की आकृति पर, उसकी संरचना पर निर्भर करता है। अगर पराग नलिका खोखली
खोखली है तो आसानी से उसमें पराग, अगर वर्तिका खोखली है, अगर वर्तिका कैसी है, खोखली है, तो पराग नलिका आसानी से उसमें वृद्धि करेगी। ये जो वृद्धि होती है ना, ये कुछ विशेष रसायनों के कारण होती है। इस कारण से रसायन अनुचलन वृद्धि कहते हैं, रसायन अनुचलन गति कहते हैं। क्यों कहते हैं रसायन अनुचलन या रसायन अनुवर्तन गति? क्यों? कारण क्या है कि ये रसायनों के द्वारा निर्धारित होती है, और वर्तिका से जो पराग नलिका विकास कर रही, वृद्धि कर रही है, वो अंडाशय की ओर जाती है। एक दिशा गति होती है। कैसी होती है? एक दिशा गति, यूनिडायरेक्शनल होती है, रसायन अनुवर्ती गति होती है। ठीक, ये याद रखने वाली बात है। रसायन के प्रभाव में केवल अंडाशय की ओर गति करती है। ऐसा नहीं कि वर्तिका से पराग नलिका जो निकल रही हो, पराग नलिका वर्तिका को भेदती हुई बाहर निकल जाए, नहीं, केवल किधर जाती है? अंडाशय की ओर जाती है, और अंडाशय में पहुंचकर वहां बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। ये सब कुछ किसके आधार पर हो रहा है? केमिकल के आधार पर, केमिकल प्रोसीजर, उसके आधार पर ये प्रक्रिया संपन्न हो रही है। तो यहाँ हम बात करें भी 3 कंडीशन है हमारे पास। या तो वर्तिका कैसे हो सकती है? खोखली हो सकती है। अब जब खोखली होती है जिसमें कुछ श्लेष्मक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या है? ये रसायन अनुवर्तन गति होती है इनके अंदर। दूसरी कंडीशन है जो कि वर्तिका होती है वो ठोस होती है। अब जब ठोस होती है तो उस ठोस से जो पराग नलिका है वो वृद्धि नहीं कर पाएगी। ऐसे में क्या होता है? वर्तिका की कुछ कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं से विशेष प्रकार का एंजाइम स्रावित होता है, और उस एंजाइम का नाम है पेक्टिनेज एंजाइम। पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से क्या होता है? वो वर्तिका की पेक्टिन को क्या करता है? डिजोल्व करता है, विघटित करता है। फलस्वरूप एक मार्ग बन जाता है, और उस मार्ग बनने के कारण क्या है? पराग नलिका आसानी से क्या है? उस मार्ग से गुजरती हुई अंडाशय तक पहुंचती है। तीसरी कंडीशन में क्या होता है? ठोस होती है वर्तिका, लेकिन वर्तिका की कोशिकाओं के बीच बीच में अवकाश पाया जाता है। तो उस अंतरकोशिकीय अवकाश से क्या है? ये पराग नलिका गुजरती हुई कहां पहुंचती है? अंडाशय तक पहुंचती है। तो ये 3 कंडीशन बताई थी हमने आपको। तो यहां हम आगे बात करेंगे। अब वर्तिका जो है वर्तिका से गुजरकर पराग नलिका जो है कहां पहुंच गई है? अंडाशय तक पहुंच गई, और अंडाशय तक पहुंचने के पश्चात अब ये किसमें प्रवेश करेगी? बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। तो बीजांड के अंदर प्रवेश करने से पहले ये मार्ग चुनती है कि बीजांड के अंदर कैसे प्रवेश करें। तो 3 प्रकार से प्रवेश होता है इसका बीजांड के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। तो हम बता रहे थे पराग नलिका जो होती है वो किस प्रकार वर्तिका से प्रवेश करके बीजांड की ओर गति कर रही है। जब ये बीजांड के पास पहुंचती है वर्तिका से पराग नलिका, तो अब यहाँ पर बीजांड के अंदर ये प्रवेश करेगी। 3 विधियों से प्रवेश करेगी। कितने विधियों से प्रवेश करेगी? 3 विधियों से। तो उससे पहले हम थोड़ा सा बीजांड की संरचना देख लेते हैं। बीजांड की संरचना में इस प्रकार हम देखते हैं। ये हमारे पास क्या है? भ्रूणकोश, अंडसमुच्च कोशिकाएं, प्रतिध्रुवी कोशिकाएं, द्वितीय केंद्रक कोशिका। ये अध्यावरण, अंताध्यावरण नहीं, बीजांडकाय, अंताध्यावरण, बाह्य अध्यावरण, और ये हाइलम। ये क्या है? तो ये बीजांड। और यहां पर देखिएगा ये जो क्षेत्र है ये है बीजांड द्वार। ये जो क्षेत्र है ये है निभागीय क्षेत्र। बीजांड द्वारीय क्षेत्र और निभागीय क्षेत्र, चैलेंजर पार्ट रीजन बोल सकते हैं इसको माइक्रोपाइलर रीजन बोल सकते हैं। यहां पर ये जो है हमारे पास अध्यावरण है। अध्यावरण कौन सा है? बाह्य। ये हमारे पास अध्यावरण है। ये भी अध्यावरण। नेक्स्ट हम बात करें, ये क्या है? बीजांड का है। बीजांड का ये हमारे पास भ्रूणकोश क्या है? भ्रूणकोश। ठीक, अगर हम यहां पर ये देखें तो ये बीजांड ग्रंथ, बीजांड ग्रंथ, और ये जो पार्ट है यहां पर ये है हाइलम नाभ। ठीक,
एक उभरी हुई संरचना पाई जाती है, उभरी हुई संरचना जिसे कहते हैं राफिड। यहां पर हम देखते हैं तो ये है प्रति ध्रुवी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? एंटीपोडल सेल्स। यहां पर ये जो है हमारे पास अंड समुच्चय कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? ये अंड समुच्चय कोशिकाएं, एग एपरेटस, एग एपरेटस। ठीक, ये जो बीच वाली जो कोशिका है ये कहलाती है द्वितीय केंद्रक कोशिका। द्वितीय केंद्रक कोशिका। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें अब क्या करना है, पराग नलिका को बीजांड के अंदर प्रवेश कराना है। तो बीजांड के अंदर ये 3 प्रकार से प्रवेश करती है। कितने प्रकार से प्रवेश करती है? 3 प्रकार से। नंबर 1, बीजांड के अंदर, बीजांड में पराग नली, पराग नली, बीजांड में पराग नली 3 प्रकार से प्रवेश करती है। कितने प्रकार से प्रवेश करती है? 3 प्रकार से। नंबर 1, बीजांड द्वारी प्रवेश। कौन सा प्रवेश है ये? बीजांड द्वारी प्रवेश। द्वारी प्रवेश इसे कहते हैं पोरोगोमी, पोरोगेमी, पोरोगेमी। नंबर 2 जो हमारे पास है वो हमारे पास है बीजांड द्वारी प्रवेश हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं अध्यावरणीय प्रवेश। अध्यावरणीय प्रवेश, इंट्यूगमेट्री एंट्री बोल सकते हैं इसको, या इसको बोल सकते हैं मीसोगेमी। मीसोगेमी क्या बोलेंगे इसको? मीसोगेमी। ये पोरोगेमी है, ये मीसोगेमी है। और तीसरा जो प्रकार है हमारे पास प्रवेश का, वो तीसरा प्रकार क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश। निभागीय जो प्रवेश होता है उस निभागीय प्रवेश को बोलते हैं चैलेंजोगेमी। चैलेंजोगेमी क्या बोलेंगे इसको? चैलेंजोगेमी। 3 प्रकार से प्रवेश बता रहे थे हम आपको। कितने प्रकार से प्रवेश बता रहे हैं? 3 प्रकार से प्रवेश बता रहे हैं। बीजांड के अंदर पराग नलिका का जो प्रवेश है वो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। बीजांड द्वारी प्रवेश जिसे पोरोगोमी बोलते हैं। टेक्निकल टर्म्स इंग्लिश आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, यहां पर बीजांड द्वारी प्रवेश नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? पोरोगोमी पाया जाता है, क्योंकि बीजांड द्वारी प्रवेश से तो मीनिंग सीधा सीधा निकल रहा है, बीजांड द्वारी यानी बीजांड से प्रवेश कर रहा है। यहां पर हम बात कर रहे हैं अध्यावरणीय प्रवेश नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? मीसोगेमी प्रवेश पूछा जाएगा। मीसोगेमी प्रकार का जो बीजांड में प्रवेश है वो क्या है? यहाँ पर निभागीय के जगह चैलेंजोगेमी पूछा जाएगा। टेक्निकल टर्म जरूर याद रखिएगा, चैलेंजोगेमी, मीसोगेमी और पोरोगोमी। किस प्रकार प्रवेश करता है ये अब हम यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको ये समझाएंगे। थोड़ा सा एडिट कर रहे हैं डायग्राम को। एडिट क्या मतलब? इसको थोड़ा मिटाकर और विस्तृत रूप से हाँ थोड़ा बताएंगे आपको कि ये 1 by 1 ये जो नामांकन है ये क्लियर हुआ आपके। अब इस नामांकन को मैं हटा रहा हूं या फिर रहने देता हूं थोड़ा सा, ताकि दिक्कत करेगा ये। अब हम वाइट इसको थोड़ा सा और जूम करके इस डायग्राम को हम यहाँ देखेंगे। माना ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से ये अंडक है। ठीक, अब ये क्या हो गया हमारे पास? अंडाशय। क्या हो गया ये? अंडाशय। ये क्या हो गया? वर्तिका। और ये क्या है? वर्तिकाग्र। क्या है ये? वर्तिकाग्र। ठीक, अब हम बात करते हैं 1 by 1। नंबर 1 पोरोगेमी। पोरोगेमी क्या बोला था हमने अभी?
पराग नलिका वर्तिका से गुजरती हुई बीजांड द्वार से प्रवेश करती है किसके अंदर? बीजांड के अंदर। जब वर्तिका से पराग नलिका, ये माना हमारे पास परागकण है, क्या है ये? परागकण। और ये इसकी क्या है? पराग नलिका। क्या है ये? पराग नलिका। परागकण था ये और ये पराग नली। पराग नली अंकुरित परागकण। कौन सा परागकण है ये? अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण है। यहां से पराग नली जो है वृद्धि करेगी तो ये क्या होती है? इस प्रकार वृद्धि करती है, इस प्रकार वृद्धि करती है कि ये जो रसायन अनुवर्तन गति चल रही है और कहां पहुंचती है? ये बीजांड द्वार। कहां पहुंचती है ये? बीजांड द्वार। यहां पहुंच जाती है बीजांड द्वार में। और इस बीजांड द्वार में प्रवेश करने के दौरान क्या होता है? जो परागकण के जो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो नलिकात्मक केंद्र बने थे, प्रथम नलिकात्मक केंद्र और द्वितीय नलिकात्मक केंद्र, वो नलिकात्मक केंद्र इस पराग नलिका के माध्यम से कहां पहुंच जाते हैं? बीजांड द्वार पर। कहां पहुंच जाएंगे? बीजांड द्वार पर। तो जब पराग नलिका का जो बीजांड के अंदर प्रवेश होता है वो किसके सहायता से होता है? बीजांड द्वार की सहायता से होता है। तो इस प्रवेश को क्या कहेंगे? पोरोगेमी कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? पोरोगेमी। पोरोगेमी अधिकांश आवर्तविधि पादपों के अंदर पाया जाता है। पोरोगेमी जो होता है वो अधिकांश जो पादप हैं उनके अंदर पाया जाता है। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं, अधिकांश पौधों में एग्जाम्पल है, अधिकांश पौधों। नंबर 2 की बात करें हम, दूसरा हमारे पास मीसोगेमी। मीसोगेमी कौन सा एग्जाम्पल है हमारे पास? दूसरा तरीका क्या है हमारे पास? मीसोगेमी अध्यावरणीय प्रवेश। मीसोगेमी को क्या कहा था हमने? अध्यावरणीय प्रवेश। यहां पर क्या होता है? ये जो पराग नलिका है अंकुरित परागकण से जो विकसित हो रही है, ये रसायन अनुचरण गति द्वारा अंडाशय की ओर तो गति कर रही है वर्तिका को भेजती हुई, लेकिन ये फिर यहाँ बीजांड द्वार में न जाकर अध्यावरणों को भेजती है। अध्यावरणों को क्रॉस करेगी और अध्यावरणों को भेजती हुई क्या पहुंचेगी? बीजांड के अंदर प्रवेश करेगी। अब यहाँ पर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा मिटाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये ऐसे ना हो पर देखोगा, ये यहाँ पर ये पराग नली है और पराग नली का इस प्रकार अध्यावरणों को भेजती हुई और कहां पहुंचती है? बीजांड के अंदर। कहां पहुंचेगी? बीजांड के अंदर। अंकुरित परागकण से पराग नलिका वर्तिका से गुजरती हुई अध्यावरण को भेजती हुई, बाह्य अध्यावरण अंतर्ध्यावरण, इनको भेजती हुई, इनको क्रॉस करती हुई कहां पहुंचती है? बीजांड के अंदर। तो इस प्रकार का जो क्या कह सकता हूं प्रवेश होता है वो क्या कहलाएगा? अध्यावरणीय प्रवेश या मीसोगेमिक प्रवेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? मीसोगेमिक प्रवेश कहलाएगा। ठीक। अब इसका जो एग्जाम्पल है हम बात करते हैं कुकुरबिटेसी और पोपुलस। कुकुरबिटेसी और पोपुलस। कुकुरबिटेसी कुल है, ये फैमिली है पादप प्लांट्स की, और पोपुलस। इनके अंदर क्या पाई जाती है? मीसोगेमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मीसोगेमी पाई जाती है। नेक्स्ट जब बात करते हैं हम तीसरे नंबर पर, वो बात करते हैं हम चैलेंजोगेमी।
चैलेंजोगेमी का मतलब होता है निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश का मतलब है अब पराग नलिका न तो बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी, न ही अध्यावरण से प्रवेश करेगी। किससे प्रवेश करेगी? निभागीय क्षेत्र से। किससे प्रवेश करेगी? निभागीय क्षेत्र। तो इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूं। यहाँ थोड़ा सा इसको मिटाकर अगेन मैं यहाँ तक इसको मिटा रहा हूँ। ये पराग नलिका थी हमारे पास, अध्यावरण, ये अध्यावरण, ठीक। ये अब ये जो पराग नलिका है ये वृद्धि कर रही है कौन सी गति द्वारा? केमिकल के प्रभाव में वर्तिका को भेजती हुई प्रवेश कर रही है और वर्तिका को भेजती हुई यहाँ पर ये जो निभागीय क्षेत्र है, इस निभागीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। कहाँ पहुंचती है? निभागीय क्षेत्र में। अध्यावरण पर नहीं पहुंचकर कहाँ पहुंचती है? ये निभागीय क्षेत्र को क्रॉस करती है, भेजती है, और निभागीय क्षेत्र से भेजती हुई बीजांड काय से होती, बीजांड काय से होती कहाँ पहुंचती है? बीजांड के अंदर। एक तो ये प्रवेश, एक ये प्रवेश और एक ये प्रवेश। तो 3 प्रकार के प्रवेश हो गए। यहाँ पर हमारे पास ये जो पराग नलिका है ये निभागीय क्षेत्र को भेजती हुई किसमें प्रवेश कर रही है? बीजांड के अंदर। उससे पहले हमें अध्यावरण प्रवेश बताया था, अध्यावरण को भेजती हुई किस प्रवेश कर रही है? बीजांड के अंदर। उससे पहले हमें बीजांड द्वारा मैं तो अध्यावरण को भेज रही है, मैं बीजांड पर बीजांड निभाग को भेज रही है, पेनिट्रेट कर रही है और डायरेक्ट क्या है? बीजांड के अंदर प्रवेश कर रही है बीजांड द्वार की सहायता से। तो इस प्रकार 3 प्रकार हमने एग्जाम्पल बताए। यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो है बिटुला, केजुराइना और जुगुलेंस। बिटुला, केजुराइना और जुगुलेंस। ये बिटुला, केजुराइना, जुगुलेंस, ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है? चैलेंजोगेमी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चैलेंजोगेमी पाई जाती है। तो इस प्रकार 3 प्रकार से बीजांड द्वारा प्रवेश हुआ, पराग नलिका का बीजांड के अंदर प्रवेश हुआ। जब ये बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती है तो वहां चलकर ये बीजांड के अंदर एक संरचना पाई जाती है, थैलीनुमा संरचना, जिसको मैं पहले बता चुका था आप लोगों को। और वो संरचना क्या है? भ्रूणकोश। ये जो भ्रूणकोश है ये मादा युग्मोद्भिद कहलाती है। इस मादा युग्मोद्भिद की खास विशेषता होती है कि इसके अंदर 7 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। कितनी कोशिकाओं का समूह पाया जाता है? 7 कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उनमें से 3 जो अंडसमुच कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है और 3 प्रतिमुखी कोशिकाओं के रूप में पाई जाती है, एपिपोडल सेल्स के रूप में पाई जाती है। और एक जो कोशिका होती है वो मध्य में होती है इसके अंदर, जिसे द्वितीय केंद्रक कोशिका कहते हैं। हमने यहाँ पराग नलिका की सहायता से जो परागकण का जो नरयुग्मक केंद्र थे, प्राथमिक और द्वितीयक नरयुग्मक केंद्र थे, उनको बीजांड के अंदर प्रवेश कराया है। तो बीजांड के अंदर प्रवेश करने के पश्चात ये जो नरयुग्मक केंद्रक है, अंडसमुच कोशिकाओं के अंदर जो बीच वाली जो कोशिका होती है जिसे अंड कोशिका कहते हैं, उससे संयोग करते हैं एक नरयुग्मक केंद्र, और दूसरा जो नरयुग्मक केंद्रक होता है वो द्वितीय केंद्रक कोशिका से संयोग करता है। इस प्रकार दो बार संयोग होता है नरयुग्मक केंद्रकों का मादा युग्मोद्भिद की कोशिका से। तो इस घटना को हम दोहरा निषेचन के रूप में पढ़ते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन के रूप में पढ़ते हैं, जो कि आवर्तबीजी पादपों का एक प्रमुख लक्षण है। इस आवर्तबीजी पादपों का ये जो लक्षण दोहरा निषेचन है, इसके फलस्वरूप एक निषेचन के फलस्वरूप तो जो कि अंड कोशिका से होता है, उसके फलस्वरूप तो भ्रूण का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है। दूसरा जो निषेचन होता है द्वितीय केंद्रक कोशिका से, उससे त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण होता है। त्रिगुणित केंद्रक जो है त्रिगुणित भ्रूणकोश कोशिका का निर्माण करता है। भ्रूणकोश अंडोस्पर्म कोशिका का निर्माण करता है, जो आगे चलकर भ्रूणकोश का निर्माण करेगा और पोषण का कार्य करेगा। पादपों के लिए क्या कार्य करेगा? पादपों के लिए क्या विकसित हो रहे भ्रूण और बीज के लिए पोषण का कार्य करेगा। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। ओके दोस्तों, ओके फ्रेंड्स।